चलिए स्टार्ट। तो द फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में मैंने आपको सेक्शन नंबर 7 सप्लाई और नेगेटिव लिस्ट के बारे में बात की। यस सर। तो सेक्शन 1 नेम एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3, 4, 5, 6 एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 7 में जो था सेक्शन 7 आपका सप्लाई एंड सेक्शन 8 इज अ कंपोजिट टेक्निक सप्लाई। ठीक है। गुड इवनिंग रवनीत, कैसा है भाई? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो मैं स्टार्ट करूं। सप्लाई पूरा क्लियर है? रिलेटिव, डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई, नेगेटिव लिस्ट ऑल क्लियर है? 7(1)(a) पूरा क्लियर? सप्लाई क्या गुड्स होगा, क्या सर्विस होगा? कोई दिक्कत हो तो बोल देना। ठीक है। सबसे अच्छी चीज मैंने तुमको सिखाई कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट और अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। नेगेटिव लिस्ट मैंने बहुत सुंदर से इस बार बना के दिया है कि नेगेटिव लिस्ट हर बार एक लाइन से बना देता हूँ, इस बार मैंने पूरे चार्ट में बना के दिया है। और आप एक काम करना, जब आपको रिवीजन भी करना हो ना, यहीं से करना, मटेरियल खोलने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? मटेरियल खोलने की आपको जरूरत नहीं है, यहीं से करना। जो यहाँ लिख रहे हो यहीं से करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। सुनो, कई बार क्या होता है, एक सप्लायर जब सप्लाई करता है तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसे वो साथ में ही प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे आप कभी आईटीसी या जेडब्ल्यू मेरियट जरूर जाएंगे आप थोड़े दिन बाद, या फिर आप हयात गए, तो वहां पे आपको आपने रूम का टैरिफ पूछा तो बोलते हैं 7,000 रुपीज। फिर वो बोलते हैं इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने जा सकते हो, और अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, ब्रेकफास्ट उस समय नहीं लिया, तो सुबह ब्रेकफास्ट करने जाओगे 1200 रुपए की प्लेट आ जाएगी। तो इस बेटर टेक अ ब्रेकफास्ट। इट्स माय सजेशन टू ऑलवेज टेक अ ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो आपको फायदे में रहते हो। तो कुछ सप्लाई जब मैं करता हूं और वो इस तरीके से होती है कि एक के साथ दूसरी सप्लाई भी जाती है, एक के साथ दूसरी हम देते हैं, वो देता है बंदा, एक के साथ जब वो दूसरी सप्लाई देता है, और वो दोनों सप्लाई नेचुरली बंडल होती है। जैसे आप वंदे भारत में ट्रैवल करते हो तो वंदे भारत में आपको कैटरिंग की सर्विस मिलती है। ऐसा थोड़ी है कि अलग से कैटरिंग की सर्विस है, वो दो साइड, कैटरिंग की अलग सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एक अलग सर्विस हो गई कुछ। और इस दौरान आपको जो सप्लाई होती है उसमें कुछ गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, सर्विस प्लस सर्विस भी हो सकती है, गुड्स प्लस गुड्स भी हो सकता है। तो व्हेन टू और मोर सप्लाई, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, जैसे हम पढ़ाते हैं आप से जो फीस देते हैं उसमें मटेरियल भी साथ में देते हैं, सर्विस प्लस गुड्स का परफेक्ट एग्जांपल हमारा मटेरियल का। तो टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई इन कंजंक्शन, इन कंजंक्शन एंड इन कंटिन्यूएशन विच आर नेचुरली बंडल। अब वो नेचुरली बंडल है तो इसे हम लोग कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। अब दो सप्लाई है, आप रहने गए थे हयात में, साथ में आपको रेस्टोरेंट सर्विस भी मिल गई, पर उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या थी? क्या खाना खाने गए थे या रहने गए थे? बोला रहने गए थे, यानी कि एकोमोडेशन इज द प्रिंसिपल सप्लाई। एकोमोडेशन का रेट 12% है, रेस्टोरेंट का 18% है, कौन सी रेट पे लगाएंगे? बोला 12% पे जो प्रिंसिपल रेट की सप्लाई होगी। अब आप ट्रांसपोर्टेशन गए, वंदे भारत में बैठे, साथ में कैटरिंग है, वंदे भारत में बैठे 12%, कैटरिंग का 18%, तो कौन सा लोगे? 12%, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन था। तो ये दोनों, पर मिक्स में ठीक उल्टा हो जाता है। When two or more supply in conjunction and in continuation,
which are not naturally bundled but sold at a single price, that is called mixed supply. अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं। आप अगर मान लो आप अगर बर्गर किंग में जाते हो तो बर्गर किंग में बर्गर है और वो कई बार ऑफर देता है, बर्गर भी देता है, कोल्ड ड्रिंक भी देता है, साथ में और कुछ दे देता है और पूरा एक कॉम्बो दे देता है 500 रुपए का सिंगल प्राइस पे। पर क्या वो जो सिंगल प्राइस पे आपको एक पेस्ट्री दे रहा है, एक बर्गर दे रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, वो अलग अलग भी तो बिक रहे हैं, यानी कोई नेचुरली बंडल नहीं है, उसने तो कॉम्बो बना के बेचा सिंगल प्राइस पे। तो ऐसे सिचुएशन में सबका अलग अलग रेट है। अब जब सबका अलग, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक है तो 28% जंक फूड में गया चला गया वो, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी रेट लोगे, क्योंकि नेचुरली बंडल तो है नहीं, सब अलग अलग इंडिविजुअल बिकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो कहता है कि जो हाईएस्ट रेट होगी वो वाला रेट को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8। इसमें क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बनते हैं, तो हम संभल के करना, दमदार क्वेश्चन बनते हैं, पहले बता देता हूं। देखो, when two or more taxable supply in conjunction and in continuation एक सेकेंड और अच्छे से करते हैं। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, when two or more taxable supply of goods or services or both, when two or more taxable supply of goods or services or both, in conjunction, कंजंक्शन मतलब साथ साथ, एंड इन कंटिन्यूएशन उसके बाद, साथ साथ एंड उसके बाद, ये सब वर्ड याद रखो, बड़े प्रॉपर वर्ड है, आपकी रियल लाइफ में बहुत काम आएंगे। कंजंक्शन साथ साथ, कंटिन्यूएशन उसके बाद, इन कंजंक्शन कंटिन्यूएशन which are naturally bundled। नेचुरली बंडल आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, नेचुरल बंडल एंड सप्लाइड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सप्लाइड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऐसे केसेस में हम क्या देखेंगे, कौन सी रेट को देखेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई की रेट को देखेंगे। किस रेट को देखेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई। ध्यान रखोगे, यहां से ध्यान रहेगा, ध्यान रखोगे, बहुत इजी है, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन कंजंक्शन कंटिन्यूएशन विच आर नेचुरली बंडल, नेचुरली बंडल होना चाहिए, सप्लाइड ऑर्डर कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल सप्लाई का देखेंगे। अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूं, वंदे भारत में बैठ रहा हूं, तो वंदे भारत यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, उसमें कैटरिंग की सर्विस है, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो वंदे भारत यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए गया था, प्रिंसिपल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन है, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है उसके ऊपर टैक्स होगा। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। यहां क्या बोल रहे हैं,
when two or more taxable supply, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए यार, मजा नहीं आता है पढ़ाने में। गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और बोथ इन कंजंक्शन, देखो लैंग्वेज ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा, व्हेन टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, तो व्हेन टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये टैक्सेबल वर्ड मिसिंग है, ये सब समझे। यहाँ पे टैक्सेबल वर्ड मिसिंग है, यानी कि कंपोजिट में बोला टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ के बोला व्हेन टू और मोर सप्लाई, टू और मोर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ऐसा वर्ड को मतलब समझो कि क्या मिसिंग है, इन कंजंक्शन एंड इन कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो मैं एक इसके अच्छा एक और वर्ड ऐड कर सकता हूं, हाँ करिए सर ना, मजा आएगा। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, ये वर्ड कितना मजा आ गया। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, जैसे बर्गर अलग है, कोल्ड ड्रिंक अलग है, पेस्ट्री अलग है, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई टैक्सेबल नहीं, यानी कि मिक्स्ड में एक कहावत है हमारे मारवाड़ी में, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। सिंगल प्राइस में जब प्रोडक्ट को कर रहे तो हो सकता है उस कॉम्बिनेशन में एक दो प्रोडक्ट ऐसे भी जो एकदम सप्लाई है, फिर भी उसके ऊपर हाईएस्ट रेट लग जाती है क्योंकि सिंगल प्राइस पे लगता है। इसे टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई of goods or service of both in conjunction continuation which are not naturally bundled, not naturally bundled। ठीक है ना, तो यहां पे एक वर्ड आ गया, are not naturally bundled, खत्म। are not naturally bundled at सिंगल प्राइस, किस प्राइस पे, सिंगल प्राइस पे। ऐसे केसेस में रेट कौन सा लेंगे, ऐसा तो बहुत सारे गुड्स है, तो ये कहते हैं हाईएस्ट। फाइव स्टार होटल प्रोवाइडेड ब्रेकफास्ट।
ये आ गया ना सर्विस। जैसे ये है बीकाजी। बीकाजी का प्रोडक्ट है, 2100 का प्रोडक्ट है। तो आप सोचो उसमें क्या क्या है। एक ग्रीन एप्पल है, गिफ्ट हैम्पर है, और ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। ये कोल्ड ड्रिंक का कैन है, जिसका रेट 28% है। एक काजू बर्फी है, 12%। ड्राई फ्रूट्स है, 12%। मान लो भुजिया है, 5%। ठीक है। स्वीट्स है, ड्राई फ्रूट स्वीट्स है, 18%। और प्राइस तो सिंगल है। अब आप ये सोचो कि ग्रीन एप्पल इंडिविजुअली बिकता है, स्वीट्स भी इंडिविजुअली बिकती है, हम सब का कैन भी इंडिविजुअली बिकेगा, काजू की बर्फी का इंडिविजुअल है, ड्राई फ्रूट्स भी इंडिविजुअल बिकता है, भुजिया भी इंडिविजुअल, सब अलग अलग। पर भाई साहब ने तो गिफ्ट हैम्पर बना दिया 2100 का। जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स। अब इसके ऊपर जो रेट लगेगी, किस रेट पे लगेगी? 28%। क्यों? है तो मैं क्या करूं? नहीं है। चलिए, आ जाइए। तो अभी पेन पकड़ के सिखा रहा हूं, ठीक है ना? इसके बाद जब चालू करूंगा मटेरियल, तब देखना कितना मजा आएगा, तब लगेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल पे बहुत कंसंट्रेट करना है, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकली आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। इससे मैंने क्या कहा आपको, इस बार मैथ में मैंने बहुत हाई क्लास के प्रैक्टिकल ऐड किए, बहुत ज्यादा तरीके के एडवांस लेवल के प्रैक्टिकल्स को ऐड किया। इससे मैंने कहा वॉल्यूम 1 प्रिंट आउट करवा लेना इस बैच के लिए। क्योंकि इतने दिन कर क्या रहा था, इतने दिन यही रिसर्च R&D कर रहा था कि और कैसे आपके लेवल को ऊंचाया जाए, कि एग्जाम के पहले उन सब चीजों को कराने से पहले पहले से करा के रख दो बच्चे लोग को। आ जाओ। आप जिस सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं वो सेक्शन सबसे कमाल का सेक्शन, सेक्शन 9। यही सबसे बड़ा सेक्शन। 4 जीबी।
हाँ होंगे ना, कैसे एफएम में ये सारे लेक्चर और नए लेक्चर अपलोड होंगे उसमें 18 लेक्चर अपलोड होंगे। एक सेकंड है, कुछ रिप्लाई मांग रहा है बच्चा। चलो अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा एक बात बताओ, जीएसटी कौन देगा? दो पार्टी है ना, एक को अपने कहते हैं सप्लायर, एक को अपने कहते हैं रिसिपिएंट, दो है। जीएसटी कौन देगा? 91 2 3 4 कंज्यूमर, ठीक है, वेरी गुड। फॉरवर्ड चार्ज, this is called 5 petroleum product, this is called reverse charge, this is also a concept of reverse charge। ठीक, इसको एकदम सेपरेट, बेबी बच्चा है इसको छोड़ दो। एंड 5 इज स्पेसिफिक सर्विसेस, इस स्पेसिफिक सर्विस में HAT एंड जोमेटो स्विगी भी आती है। नहीं बेटे, याद रखना कशिश, कोई भी चीज को याद रखना, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी कौन देगा, तो हमेशा अपने दिमाग पे सेट करके रखना क्वेश्चन का पैटर्न। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सरकार किससे जीएसटी लेगी। जब मैं कहता हूँ ना जीएसटी कौन देगा, तो जीएसटी कंज्यूमर देगा, वो तुम्हारी और मेरी भावना है, पर सरकार किसका कॉलर पकड़ेगी? डायरेक्ट टैक्स में तो सरकार कशिश का कॉलर पकड़ती है, इसिल का पकड़ती है, ठीक है ना, सूर्य कुमार का पकड़ लेगी, श्रवण कुमार का पकड़ लेगी, दिव्या का पकड़ लेगी, पर आईडीटी में ये चीज तो नहीं है। तो सरकार किसका कॉलर पकड़ेगी कि भाई जीएसटी दो, तो सरकार हमेशा जिसका कॉलर पकड़ेगी उसको बोलेंगे क्या? सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी। माने रिलायंस अगर कोई चीज को सप्लाई कर रहा है तो रिलायंस इज लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। रिलायंस बाद में वो रिकवर कर लेगी कशिश से, विक्रम बियानी से, या फिर इसिस से, या सर्विस से, हम लोगों से रिकवर करेगी, पर सरकार तुम्हारा और मेरा कॉलर नहीं पकड़ेगी, सरकार रिलायंस को पकड़ेगी। मैंने नहीं भी दिया तो रिलायंस को पकड़ेगी। तो सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी। आई बात समझ में बच्चा? आई बात समझ में कि सरकार किसका कॉलर पकड़ेगी? इन जनरल, जनरल किसका पकड़ेगी? सप्लायर। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब, जिसको लेके कल निर्मला सीतारमण जी ने बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट राजी है, स्टेट गवर्नमेंट के पाले में गेंद है। तो पहला है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एचएचडी भी बोलते हैं इसको, क्रूड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया। बताओ बताओ, सुनो तो सही, तुम लोग भी बताओ मुझे।
नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसको हम लोग एटीएफ भी कहते हैं। और क्या हो गया, क्रूड क्रूड ऑयल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया। और बताओ, चलो चलो जल्दी से देखे तुम लोग कहाँ पे खड़े हो नवनीत। ये तो मैंने लिख दिया, चार तो लिख दिया मैंने, एक और है बताओ, क्योंकि लैंग्वेज क्या कहती है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये भी नहीं बता सके, इतना टाइम लगा। पेट्रोल, ये 5 देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5, इन 5 के ऊपर जीएसटी के लिए कहा गया है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, याद है, अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर के ऊपर एक्ट बोलता है, अल्कोहलिक लीकर के लिए बोलता है कभी नहीं, पर इनके लिए बोलता है अभी नहीं। इस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, याद रखना, हम लोग को सबसे इन जनरल सबको क्या पता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो हजारों होते हैं, लड़कियां नेल पॉलिश लगा रही उसमें भी पेट्रोल है, पेट्रोल वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। हम जो लिप गार्ड लगा रहे हैं वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है भैया। तो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात थोड़ी है, बात थोड़ी केवल 5 की। इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर पेट्रोल हो या क्रूड हो या इस पे डीजल हो, नेचुरल गैस हो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिससे हवाई जहाज चलता है, इनके ऊपर जीएसटी अभी नहीं है। पर जब कल निर्मला सीतारमन जी का जो मीटिंग में ये बात हुई तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिवर्स चार्ज का मतलब, अभी तक हमने क्या देखा कि सप्लाई, रिलायंस इज लायबल टू पे जीएसटी, कॉलर सरकार किसका कॉलर पकड़े, रिलायंस का। देयर सर्टेन सिचुएशन, कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जहां पे रिसिपेंट का कॉलर सीधा गवर्नमेंट पकड़ेगी, जैसे डायरेक्ट टैक्स में पकड़ती है ना जो इनकम अर्न करता है, ठीक उसी तरीका से कंज्यूमर यानी कि रिसिपेंट, जो रिसिपेंट है इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो फॉरवर्ड चार्ज में सिखाने लायक मेरे पास कुछ है नहीं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी याद हो जाता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब सरकार बोलती है कि भैया रिसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी। ये कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पे स्पेसिफिक सर्विस एक अलग से इसकी क्लास लेनी पड़ेगी, अलग है, फिर भी इसका फुल फॉर्म में बता देता हूं। ये होटल एकोमोडेशन के लिए है, होटल एकोमोडेशन, ये तुम्हारा हाउसकीपिंग, accommodation, transportation, हाउसकीपिंग में क्या आता है, इसका एग्जांपल अर्बन प्लान। आप इसके वेब, आप इसके सॉफ्ट, इसके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, घर में प्लम्बर को बुलाना इसको बुला लीजिए, एसी ठीक कराना इसको बुला लीजिए। एकोमोडेशन में कौन हो गया, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, होटल बुकिंग के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में कौन आ गया, ओला उबर। और अभी नया एडिशन इसमें क्या हुआ, जोमेटो और स्विगी, रेस्टोरेंट और नॉन रेस्टोरेंट सर्विस। ये पूरी कहानी है। एनी क्वेश्चन? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फिर बता दे रहा हूं।
बोला ना 9(1) में कोई दिक्कत नहीं है, जनरल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लायर ही देगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अभी नहीं लगेगा। मेन है रेसिपिएंट इज लायबल। इसका जो मैंने सेपरेट लिखा है, ये में सेपरेट एक सेशन होना चाहिए इसका, अगर मस्त एक पूरा सेशन इस वजह से सर्विस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट की नजर रहती है। हो गई बात खत्म। चल, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैं जीएसटी को अगर मुझसे कोई पूछे तो सबसे पहले हम कहते हैं, एक है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर क्या है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST, integrated goods and service tax, and this is the last one is a compensation cess, ये भी एक तरीके का टैक्स। No, Shankar. Only these 5 products, only these 5 products in this raw capacity, no GST. If these are the part of any other product, like in case of lip guard, in case of lipstick, in case of nail polish, GST is there. When this product are sold in this form, in the crude oil form, in the petroleum form, in the high speed diesel या natural gas, then no GST will be there. Okay. तो C इंडिकेट क्या करता है, सेंट्रल जीएसटी। S क्या इंडिकेट करता है, स्टेट जीएसटी। U क्या इंडिकेट करता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। I क्या करता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। एनी क्वेश्चन? तो एक बात बताओ, मुझे क्या लग रहा है ना, मुझे मेरा पर्सनल व्यू क्या कह रहा है कि जो केवल एक जो क्या कह रहा है, जैसे जो कुछ एक्स्ट्रा कराने का मन हो, मैं एक्स्ट्रा क्लास दे के टॉपिक वाइज कराता हूँ। पूरा जीएसटी फिर से कराना तुम लोग को देख के लग नहीं रहा है। इससे अच्छा फाइनल का क्लास लो, वहां बच्चे ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तुम लोग तो सो रहे होते। देखो ध्यान से, आपको सबसे पहले पता है यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? अरे ये बताओ, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? खा जाएगा से नहीं रहेगी। जो मुझे एक्स्ट्रा कराना, मैं सोच रहा हूँ वो एक्स्ट्रा करा देता हूँ। मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूंगा तो क्या क्या आएगा? अंडमान आएगा कि नहीं? अंडमान एंड निकोबार जिसको बोलते हैं, फिर चंडीगढ़, किसी ने लिखा है दिल्ली। दिल्ली नहीं बेटा, दिल्ली नहीं। दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर। दिल्ली में और पुडुचेरी में स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो यूनियन टेरिटरी है पर स्टेट गवर्नमेंट है ना, इलेक्शन होता है, उसको फिर यूनियन टेरिटरी में नहीं लाते, वो फिर स्टेट की तरह काउंट होता है। पुडुचेरी एंड दिल्ली माना यूनियन टेरिटरी है, बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, दैट्स व्हाई दे कम अंडर द स्टेट। बट इन अंडमान निकोबार, इन चंडीगढ़, कहां गए तुम लोग? इन अंडमान निकोबार, इन चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली,
दादरा एंड नगर हवेली पहले एक ही था, ठीक है ना, और दमन एंड दीव था अलग, अब उसको एक साथ कर दिया। पहले तो दादरा एंड नगर हवेली अलग था, अब एक साथ आ गया अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली। ये तो हो गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर को स्टेट में रखा है अभी, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा ना। लद्दाख इज प्योर यूनियन टेरिटरी। तो कितने हो गए? अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप। ओहो, मैंने एकदम भूल ही गया था। कैसे लिखते हैं? अच्छा, डब्ल्यू अलग अलग लिखने का होता है ना। तो ये याद रखना, these are the points which are a pure union territory. दिल्ली एंड पुडुचेरी इवन दो दे आर यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर अभी जीएसटी पर्पस के लिए स्टेट ही माना गया, ठीक है। अब ध्यान से सिचुएशन 1, मैं कहा हूं? वेस्ट बंगाल। एक, दो, तीन। वेस्ट बंगाल से बैठे बैठे मैंने सप्लाई की। एक एग्जांपल में समझ लो चीजें, एक ही एग्जांपल में समझी जा सकते हैं, 10 एग्जांपल करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर मैं वेस्ट बंगाल से सप्लाई करता हूं, कहां? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से मैं सप्लाई करता हूं कहां? यूपी में। और वेस्ट बंगाल से सप्लाई कहां करता हूं? मैं दिल्ली में या पुडुचेरी में, ठीक है। या वेस्ट बंगाल से मैं सप्लाई कहां करता हूं? अंडमान। सारी पिक्चर हो गई, देखो ध्यान से। अगर मैं वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में सप्लाई कर रहा हूं, इसे मैं क्या कहूंगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहूंगा दोस्त? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और दूसरा, जैसे ही बाउंड्री चेंज होगी तो उसको मैं क्या कहूंगा? इन तीनों को इंटर स्टेट सप्लाई। अग्रीड हो? यस। अगर मैं वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में सप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्या कलेक्ट करूंगा? सप्लायर। ये कौन है? ये है कौन? सर सप्लायर है। और ये लोग कौन है? सर ये रिसिपिएंट है, ठीक। हो गई बात खत्म। तो सप्लाई अगर मैं यहां से यहां करता हूं तो मैं क्या कलेक्ट करूंगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। मान लो जो प्रोडक्ट मैं सप्लाई कर रहा हूं वो 18% का प्रोडक्ट है, तो सीजीएसटी 9% लूंगा, एसजीएसटी 9%। सीजीएसटी सेंट्रल अपने पास रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट 9% अपने पास रखेगी। ये कब? जब इंटर स्टेट, विद इन द स्टेट। पर जैसे ही बाउंड्री चेंज हो जाएगी तो यहां लगेगा आईजीएसटी। किस रेट पे? 18% पे। कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करेगी, ठीक। फिर ये जो आईजीएसटी है कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगी? एक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट कुछ रखेगी। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। अब क्वेश्चन है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। कौन सा बेस्ड टैक्स है ये? डीबीटी, डेस्टिनेशन बेस्ड। जो डेस्टिनेशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट। तो आ गया। अगर मैं इसको 9% है, इसके बाद ये शेयर होगा, एकदम शेयर होगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। 9% इसके पास जाएगा, 9% इसके पास जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी, वेस्ट बंगाल या यूपी? यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यूपी को मिलेगा। ठीक है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी तो है, यूनियन टेरिटरी है विद स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए यहाँ पे जो सप्लाई होगी उसके ऊपर भी आईजीएसटी ही लगेगा 18% का। ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, बाद में बांट देगी। अंडमान यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी है ना, फिर भी लगेगा क्या, आईजीएसटी 18% सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी कि एक बात जो तुम्हें समझ लेनी है पूरे चार्ट में, कि जब विद इन द स्टेट होगा तब सीजीएसटी और एजीएसटी का कमाल है, पर जब आउटसाइड स्टेट होगा, जब आउटसाइड स्टेट होगा तो एक ही कॉन्सेप्ट जिंदा है, आईजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी। यानी कि जैसे ही बाउंड्री चेंज होती है, जो टैक्स लगता है उसका नाम है आईजीएसटी, 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 आईजीएसटी। बोलो। ऑल क्लियर? अब आपके मन में आएगा, सर मान लीजिए अब आपके मन में, सर अंडमान से ही अंडमान में सप्लाई हुई तब क्या होगा, अंडमान से अंडमान में सप्लाई होगी तब लगेगा जीएसटी। अब स्टेट तो लग नहीं सकता क्योंकि यूनियन टेरिटरी, तो यहां लग जाएगा यूटी जीएसटी 9%। नहीं सर्विस वो चेंज नहीं, वो चेंज नहीं आगे ना, बता दिया ना भूमिका कशिश, विद इन द विद इन अगर होगा दिल्ली में ना बेटा, इंटर स्टेट किया ना इसी का, आपने क्या किया, वेस्ट बंगाल से दिल्ली भेजा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी विद स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, वो भी बाद में बात करते हैं, और इतना याद रखो जैसे ही बाउंड्री चेंज हो गई, इंटर स्टेट होगा, एक ही टैक्स लगता है वो आईजीएसटी। आईजीएसटी पहले कौन कलेक्ट कर लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद वो क्या करती है, बांट देती है, आधा आधा कर देती है। तो आधा आधा जब करती है तो आधा अपने तो रखी, आधा कौन सा स्टेट को देगी, तब बोलता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो डेस्टिनेशन कहाँ था, दिल्ली, तो दिल्ली को दे देगी, पुडुचेरी को दे देगी। पर अगर विद इन द स्टेट, अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी, ये था विद इन द स्टेट, अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी तब सीजीएसटी के साथ, जैसे यहाँ पे क्या था, सीजीएसटी है, जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट विद इन द स्टेट भी क्या था, या विद इन द यूनियन टेरिटरी है, तो क्या कलेक्ट होगा, यूटी जीएसटी। अब पूछो, कुछ पूछना है तो। हाँ, जैसे इसी ने फिर पूछा कि सर यूटी से, तो मैंने कहा ना रटो मत, रटोगे जिस दिन तो गड़बड़। फिर अंडमान से तुमने बिहार भेजा, इंटर है या इंटरा है, सर इंटर है। जैसी बाउंड्री चेंज होगी तो क्या लगेगा, आई चेंज। सिक्का क्लियर? तुम जितना बैठा लो, एट एंड ऑफ दी डे पिक्चर क्या है, बाउंड्री चेंज होगी तो आईजीएसटी, विद इन द स्टेट होगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, विद इन यूनियन टेरिटरी होगा जो मैंने नाम लिखा है तब सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। और बोलो इसे, कोई भी मन में शंका हो पूछ लो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी शंका आपके मन में रह जाए। सिक्का कुछ पूछना बेटा?
तो रूल बुक क्या कहता है? फॉरवर्ड चार्ज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फॉरवर्ड मतलब सप्लाई रिजर्व, बड़ा इजी है। असली खेला पूरे जीएसटी का ये, इसे हमेशा याद रखना मेरे बच्चा पार्टी। इसको 5 स्टार करके रखो। क्या स्टार करके रखो? क्या स्टार करके रखो? अंडमान टू दमन एंड दीव आईजीएसटी बेटा, शंकर। अंडमान टू दमन एंड दीव आईजीएसटी। बाउंड्री चेंज जैसे हो गए फिर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। Once the boundary will be changed, there is only one thing, IGST. Okay, शंकर? विदिन जब होगा ना, इंटरा होगा, तब एसजीएसटी एंड यूसीजीएसटी। अगर बाउंड्री चेंज हो गई तब तो खेला हो गया ना। बिहार हुआ तो अब अंडमान से लेके तुम जब तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, अंडमान से तुमने चंडीगढ़ दमन दीव भेजा, दमन, बाउंड्री चेंज हो गई ना, आईजीएसटी। बाउंड्री चेंज मतलब आईजीएसटी, फिर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है मेरा बच्चा। कहानी में कुछ भी डाल दो। मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल से समझ लो, फिर तुम 100 पूछोगे आंसर भी आएगा। एक एग्जांपल पे अपने दिमाग में सेट कर लो। बाउंड्री चेंज होगी, आईजीएसटी विदिन होगा तब देखेंगे। स्टेट है तो एसजीएसटी सीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी। बाकी दुनिया जाए इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ो, तैयार हो तुम लोग इस 5 स्टार के लिए? तुम लोग तैयार हो इस 5 स्टार के लिए? एक बार सबको बोल दो यस, तो मजा आ जाए। आरसीएम, मैं पहले से एक बात बताता था, अगर आपने आरसीएम को अच्छे से कर लिया तो समझ लो आपका, अरे 50% जीएसटी का खेला खत्म हो जाए। अरे ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप माने, इस पे इंस्टीट्यूट की नजर इतनी ज्यादा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपके इमेजिनेशन के बाहर है। तो ये आरसीएम एक तरफ, 4 चैप्टर एक तरफ, इससे। और इनिशियल स्टेज में हमसे भी गलतियां होती थी। हम आरसीएम को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाते थे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाने के चक्कर में क्या होता था, लगता तो था हो गया, पर वो बच्चे उसके डेप्थ में नहीं जाते थे। डेप्थ में नहीं जाते, आरसीएम पे क्वेश्चन आता ही था, आरसीएम विद आईटीसी इनपुट टैक्स रेट के साथ पंच करता था हमेशा, और बच्चों को फिर धीरे 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 पैटर्न चेंज हुआ, चीजों को एकदम डेप्थ में लाए। इसलिए मैंने अब नया नियम निकाल लिया कि भाई आरसीएम तो इंट्रोडक्शन में पहले कराओ, बाद में रिवीजन करेंगे। ये सब चीजें क्या है, ये जो तुम कर रहे हो ये कर लिया, अब खाली सेकंड जब मैट खोलेंगे तो रिवीजन करने के मोड पे खोलेंगे, 2 बार याद हो जाए, समझ में आ जाए कि क्या करो। वो तो बच्चे ही ना, अभी तो बुजुर्ग तो हुए नहीं। आरसीएम का मतलब क्या होता है? आरसीएम का मतलब बहुत सिंपल सा है कि सरकार रिसिपिएंट को बोलेगी तुम जीएसटी दो, रिसिपिएंट इज लाइबल फॉर जीएसटी, पे जीएसटी किसको? डायरेक्टली सरकार को। कौन देगा? रिसिपिएंट जीएसटी देगा, और कोई नहीं देगा। एक, दो, तीन। दिस इज नेम इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं जीटी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। बोलो ओके।
तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यहाँ पे कौन है? सप्लायर कौन है? सप्लायर है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सप्लाई कौन कर रहा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। समझ गए? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब गड्डी लेके मैं निकला, वो मोड़ आया और गड्डी में छोड़ आया। और गड्डी लेके मैं निकला, वो मोड़ आया और गड्डी में छोड़ आया। जीटीए और रोड गाड़ियां चलती है। सप्लायर कौन है? जीटीए। रिसिपेंट, अब है रिसिपेंट। जीएसटी ठीक है। रिसिपेंट कौन? वन, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट। डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट रिसिपेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई है, यूनियन टेरिटरी का कोई है, हो सकता है। डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का, यूनियन टेरिटरी, या फिर रिसिपेंट करना लोकल अथॉरिटी। तो आप जानते हैं लोकल अथॉरिटी कौन होती है? म्यूनिसिपैलिटी है। और हाँ सर जानते हैं। या तीसरा गवर्नमेंट एजेंसीज। ये लोग तीन है। कौन कौन है? या तो डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी। दे आर द रिसिपेंट। भैया रिसिपेंट कौन है? ठीक है ना। इन लोगों ने जीएसटी में, इन लोगों मतलब डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल, यूनियन टेरिटरी, ये रिसिपेंट। लोकल अथॉरिटी रिसिपेंट है या गवर्नमेंट एजेंसी रिसिपेंट है। इन लोगों ने जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवाया है, कोई महान काम करने के लिए नहीं, केवल टैक्स डिडक्ट करने के लिए। ये लोग रजिस्टर हैं। ये तीनों जो रिसिपेंट है ये लोग रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ओनली टू कलेक्ट टीडीएस। ये नालायकों का कोई काम नहीं है। खाली इन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करा के रखा है। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ओनली टू कलेक्ट टीडीएस। सप्लाई अप्लाई करने के लिए नहीं, खाली कलेक्ट करने के लिए। तो रिसिपेंट कौन है? ऐसे ना आंख बंद करो, याद रखो। रिसिपेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी का कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या कौन? लोकल अथॉरिटी, या कौन? गवर्नमेंट एजेंसी। अच्छा अच्छा, हाँ बेटा, हाँ हो पाएंगे। रिसिपेंट कौन है? एनी फैक्ट्री। अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर होगी ना भैया, उसको लिखने की क्या जरूरत है? एनी फैक्ट्री। रिसिपेंट कौन है भाई? एनी सोसाइटी, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड द सोसाइटी से सब लिखता है कोई। फैक्ट्री सोसाइटी है तो सोसाइटी रजिस्टर्ड द सोसाइटीज एक्ट होगी। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी,
एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा, एनी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो रिसिपिएंट कौन? जीटीए किसको सर्विस दे रहा है? फैक्ट्री को। जीटीए किसको सर्विस दे रहा है? सोसाइटी को। सोसाइटी कौन? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर होगी, कोऑपरेटिव एक्ट में होगी। हाँ सर, एनी पर्सन, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओ, कोई भी बंदा जो जीएसटी में जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है वो रिसिपेंट है। वाह। पांचवा, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको हम लोग बोलते हैं सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बरसाती मैडम, बरसाती मैडम। पार्टनरशिप फर्म, कितना हो गया? सात। बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान से देखना जो भी लिखा। अगर रिसिपेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है जिन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराया खाली टीडीएस के लिए, तो जो जीटीए इनको जो सर्विस दे रही है वो एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट कौन से सेक्शन में? सेक्शन 11। सेक्शन 11 में सारे एग्जेम्पशन का ही बात की गई है। सेक्शन 11 एंट्री 21 बी। यानी कि अगर जीटीए जिसको सर्विस दे उसका क्या नाम है, वो कौन है? वो डिपार्टमेंट है। किसका डिपार्टमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी का है, या वो लोकल अथॉरिटी है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है। जो लोग जीएसटी में रजिस्टर है केवल टीडीएस कलेक्ट, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो जीटीए उनको सर्विस देगी तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन है सर, अगर जीटीए फैक्ट्री को सर्विस दे, सोसाइटी को सर्विस दे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे, कोई भी बंदा जो जीएसटी में रजिस्टर उसको दे, या सीटीपी को दे, या पार्टनरशिप फर्म को दे, बॉडी कॉर्पोरेट को दे, तब क्या होगा? अगर इन लोगों को जीटीएस सर्विस दे रही है, यहां पे आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये लोग जीएसटी देंगे। तब लड़के ने पूछा कि सर एक बात बताइए, अगर जीटीएस सर्वेश को दे, यानी कि दिव्या को दे, इशिका को दे, नीरज भाई को दे, शंकर नारायण को दे, तो ऐसे सिचुएशन में कौन जीएसटी देगा? रिसिपिएंट इनको छोड़ के एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, राम शाम जदू मधु, इनको छोड़ के एनी अदर पर्सन तो आ गया ना। हाँ सर आया ना। तब क्या होगा? उस केस में भी वो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर जीटीए विक्रम यानी को सर्विस देता है, विक्रम यानी ना तो फैक्ट्री है, ना सोसाइटी है, ना कोऑपरेटिव है, और ना विक्रम यानी हो सकता है जीएसटी में भी रजिस्टर नहीं है, ना फर्म है। तब अगर विक्रम यानी को दे, और इंसान विक्रम यानी तो चाहे जीएस है, इसिका को जीटीए सर्विस देती है, कोई सामान इधर से उधर लेके जाती है इसिका के लिए, तो इसिका ना तो फैक्ट्री है, ना फर्म है, ना बॉडी कॉर्पोरेट है, ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ना रजिस्टर्ड है। तो ऐसे केसेस में इसिका के लिए एग्जम्प्ट है। कहाँ एग्जम्प्ट है? सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 एंट्री नंबर 21A। कैसा लगा? पहले बोलो यही याद हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक बात बता देता हूँ, आरसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है।
तो कोई एग्जाम्पल नहीं होता है इसमें, एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं है। टीडीएस का रूल होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स हु कैन कलेक्ट द टीडीएस। टीडीएस के रूल है कि ये लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिट, अगर आपको टीडीएस कलेक्ट करना है, टीडीएस कब कलेक्ट करते हैं, जब कोई पेमेंट करते हो तो उसमें कुछ टैक्स काट के रख लेते हैं। ये इन लोगों के पास ही पावर है। हु कैन कलेक्ट द टीडीएस? द डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दे कैन ओनली डिडक्ट टीडीएस। तो टीडीएस कलेक्ट करने के लिए पहले उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वो एंटिटी है जो टीडीएस कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल है, तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है। और जीटीए इन्हीं लोगों को अगर सर्विस दे रही है तो वो एग्जेप्ट है। दादा, इनके जीटीए रजिस्टर आएगा बेटा, वो अभी आएगा, इसके नीचे जो जगह है ना वहां पे आएगा, फिर वहां पे आएगा। नया ऑप्शन है ये, तो अभी आया ना, 2023 में ही तो आया नया प्रोविजन कि जीटीए चाहे तो जीटीए भी दे सकता है। पर अभी तो हम पहले अपना पूरा पिक्चर खड़ा कर ले। सप्लायर कौन, जीटीए, रिसिपिएंट कौन, वो गवर्नमेंट की एजेंसीज जिन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराया केवल टीडीएस कलेक्ट करने के लिए, तो जीटीए एग्जेप्ट, तब वो सर्विस एग्जेप्ट है। राम साम जदू मधु को देता है वो भी एग्जेप्ट है। पर अगर रिसिपिएंट कौन है, फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एनी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर है, पार्टनरशिप फर्म है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट है, तब कौन देगा, आरसीएम। आरसीएम मतलब दे आर लायबल। और वहीं पे अगर जीटीए इसिका को देता है या सर्विस को देता है या कपिल भाई को देता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब एक नया प्रोविजन ऐड हुआ। क्या प्रोविजन में हुआ कि नो आरसीएम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं नो आरसीएम, इसका क्या मतलब है? एक सिंपल लॉजिक से सोच के रखना, एकदम सिंपल से जवाब दे। अगर मैं ये कहता हूं नो आरसीएम, इसका क्या मतलब है? आएगा इसे, आ रहा आ रहा आ रहा। इसका मतलब ही तो है, नो आरसीएम का मतलब है, नो आरसीएम का मतलब है एफसीएम। कैसे? नो आरसीएम का मतलब एफसीएम थोड़ी, नो आरसीएम का मतलब है, नो आरसीएम का मतलब है एफसीएम। एग्जाम तो यहां हो ही गया ना, एग्जाम के लिए तो अपने को दिक्कत नहीं, एग्जाम का हो तो एंट्री पता चली गई। इनको छोड़ के मैं अगर बोलता हूं यहां आरसीएम है, पर अगर मैं बोलूं आरसीएम नहीं, नो आरसीएम, तो इसका मतलब क्या है, एफसीएम। सप्लायर जीटीए इज लायबल टू पे द ड्यूटी अनूप, आरसीएम है। पर फिर मैं बोल दो आरसीएम, नो आरसीएम, कब? ऐसा सिचुएशन कब हो सकता है? ऐसा सिचुएशन अब होना चालू हो गया। नो आरसीएम मतलब जीटीए इज लायबल। आई बात समझ में कशिश? नो आरसीएम का मतलब जीटीए इज लायबल कब? जीटीए यानी कि सप्लायर has taken registration, has taken registration under जीएसटी। जीटीए ने क्या किया, अपने आप को रजिस्टर करा लिया एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब वॉल एक्सरसाइज नहीं, ऑफ एक्सरसाइज्ड the option, exercise the option to pay tax on the services, of GTA। ठीक है ना, जीटीए हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, यानी कि नया रूल क्या आ गया, जीटीए जो आज तक आरसीएम में था, अब जीटीए का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? जीटीए हैज टू टेक, पहले रजिस्ट्रेशन ले लेगा अपना। रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में होता है? वो जीटीए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेगा
अंडर सेक्शन 22 में, या अंडर सेक्शन 24 में, या अंडर सेक्शन 25 में वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेगा और कहेगा कि भाई आई विल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ जीटीए। अगर जी मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ और उसके ऊपर कशिश को सर्विस दे रहा हूँ, कशिश को सर्विस दे रहा हूँ और रूल कहते हैं कशिश जीएसटी देगी। पर अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ कि नहीं कशिश तुम नहीं मैं दूंगा, तो सरकार मुझे रोकेगी क्या? बोलो ना। सरकार तू दे दे, इतना क्या इमोशनल है, कोशिश नहीं देगी, कोशिश नहीं दे, तू तेरे को देना तेरे को दे दे, रूल के हिसाब से कशिश को देना है। पर कशिश ने बोल दे, कशिश की जगह मैंने कहा मैं ऑप्शन ले रहा हूं, मैं जीटीए दूंगा तुमको, मैं जीएसटी दूंगा, सरकार बोले तू दे दे, मुझे जीएसटी से मतलब तू दे या वो दे। तो अब उसके पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना जीएसटी में, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन कराए तो नहीं हो सकता। और उसके बाद उसने कहा कि मैं जीएसटी दूंगा, ठीक है। और अगर वो जीएसटी देगा, यानी कि जीटीए बोला मैं दूंगा, तो जीएसटी देना इज नॉट इंपॉर्टेंट। जीटीए जीटीए हैज इशूड टैक्स इनवॉइस। अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस, यानी कि जीटीए को इनवॉइस जीएसटी देना है तो इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस टू द रिसिपिएंट, यानी कि जनरली, अरे नॉर्मल समझना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, सप्लायर टैक्स इनवॉइस देता है ना। तो इस केस में क्या हो गया, अब जीटीए तो आरसीएम में नहीं रहा ना, जीटीए तो बोला मैं जीएसटी दूंगा, तो जीएसटी देगा तो भैया टैक्स इनवॉइस तो रिसिपिएंट को इशू करना ही पड़ेगा। जीटीए has issued tax invoice to the recipient। बोलो, एकदम सिंपल सी बात है, यही बात होगी। इसे तुम पूछ रहे थे कपिल, तुम पूछ रहे थे कुछ, ये नया रूल आ गया कि पहले क्या था, जीटीए में केवल आरसीएम था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को जो रजिस्टर्ड है टीडीएस के लिए उनको देता था एग्जम्प्ट, राम शाम जदू मधु को देता था एग्जम्प्ट। पर अगर किसी फैक्ट्री को, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी या कैजुअल टैक्स पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को देखा तो आरसीएम। अब उस आरसीएम की जगह एमसीएम भी आ गया, यानी कि जीटीए बोलता है कि मैं रजिस्टर्ड हो रहा हूं और मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा और मैं जीएसटी दूंगा, तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो, किसी के मन में कोई शंका है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले बता देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ पूछ नहीं रहे यार तुम। तब अगर जीटीए रजिस्टर करके भी जीएसटी नहीं देगा तो रिसिप्ट पे, हाँ, अगर मान लो जीटीए रजिस्टर्ड हो गया पर वो बोलता है मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। आरसीएम तो जिंदाबाद है ही ना बेटा, इन लोगों के लिए तो आरसीएम जिंदाबाद है, कुछ कर ही नहीं सकता है। वो जब तक मैं अंडरटेकिंग नहीं लेता हूं कि मैं दूंगा तब तक तो आरसीएम है। लेकिन कहा तो जाता तो देना ही नहीं टैक्स, अब वो खुद रजिस्टर करवा के क्यों देगा। लेकिन कहा तो इसे वो ये काम करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं और जीटीए नहीं दे तो उसे आईटीसी नहीं मिलता है। तो वो अपने आप को आईटीसी को पाने के लिए उसने ये काम इश्यू कर दिया कि मैं जीएसटी दूंगा, तो मैं जीएसटी दूंगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मैं ही क्लेम करूंगा। ये सारा गेम आईटीसी का है, सारा का सारा गेम बेटा आईटीसी का है। आई बात समझ में?
चलो दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट, ईटे वाला पहला था ना, उसी का बॉस है ये टू। ध्यान से देखो, लाइव करने का एक अलग मजा है ना नीरू। बातचीत करते हैं एक दूसरे से। ये कौन है, काला कोट। रिप्लाई बहुत लेट आता है, लेट पहुंचता होगा। ये कौन है, काला कोट। कौन है काला कोट। काला कोट मतलब कौन होता है बेटा, एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट। या तो एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, ऐसे फर्म तो प्रोफेशनली बनाते हैं। एडवोकेट ये है सप्लायर, इधर में है रिसिपेंट। रिसिपेंट कौन है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी सब आ गया, आ गया ना। हाँ, गवर्नमेंट एंटिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी सब आ गया। लोकल अथॉरिटी भी आ गई, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एंटिटी भी आ गई, एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी। यानी कि एक काला कोट या फर्म ऑफ काला कोट किसको सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, चाहे वो सेंट्रल को दे रहा है, स्टेट को दे रहा है, यूनियन टेरिटरी को दे रहा है, या फिर लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा है, या गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको अगर कोर्ट सर्विस दे रहा है वो काला कोट, तो ये एग्जम्प्ट है। सेक्शन 11 एंट्री 45। सेक्शन 11 याद रखो, एंट्री वेंट्री याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहे तो राम राम जपो वाला कहानी कर लेना, ठीक है ना। काला कोट किसको सर्विस दे रहा है, काला कोट काले कोट को दे रहा है, काला कोट काले कोट को दे रहा है। या काला कोट किसको सर्विस दे रहा है, फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहा है। काला कोट काले कोट के, फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है, एग्जम्प्ट है। काला कोट किसको सर्विस दे रहा है, इशिका को दे रहा है, नीरज भाई को दे रहा है, सर्वेश को दे रहा है, दिव्या को दे रहा है, कशिश को दे रहा है, विक्रम यानी को दे रहा है, मोहित को दे रहा है, सुनीता को दे रहा है, काजल को दे रहा है, इसी को दे रहा है, और ठीक है, अमरदीप को दे रहा है। अच्छा ठीक है। काला कोट काला कोट काला कोट,
ठीक है। तो अगर काला कोट एनी पर्सन other than बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस करता है उसको बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, ये भी कोई नई बात है। हाँ हाँ, सब अपना मिलने वाला को सबको एग्जाम रखा है, घबराने की बात नहीं है। ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। यानी कि अगर काला कोट किसी फैमिली मेलोड्रामा के लिए सर्विस भाई को सर्विस देता है तो एग्जेम्प्ट। सर्विस भाई ने किसी का कॉलर पकड़ लिया रास्ते में और धुलाई कर दी, पुलिस ले गई, काला कोट ने सर्विस दी, एग्जेम्प्ट है। एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। पिक्चर कहां रुकी, देखो काला कोट ने गवर्नमेंट को दी, एग्जेम्प्ट है। काला कोट ने काला कोट को दी, एग्जेम्प्ट है। माने लॉयर ने लॉयर को दी, एग्जेम्प्ट है। राम श्याम यदु मधु को दी, जो बिजनेस नहीं करते हुए एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब जो पर्सनल ये वो जितने भी एडवोकेट जो सर्विसेज देते हैं पर्सनल रीजन के लिए, वो सारे क्रिमिनल और ये वो सब एग्जेम्प्ट है। अब यहां पे चौथा क्या बच गया, घूम फिर के पिक्चर क्या आ गई कि रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट सर बिजनेस एंटिटी। रिसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी। ठीक, अब बिजनेस एंटिटी खाली बोलने से नहीं होगा, इसमें भी कहानी है। इस बिजनेस एंटिटी, जिस बिजनेस एंटिटी की बात कर रहा हूं, उसका एग्रीगेट टर्नओवर, इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी की भाषा में एटीओ। सबसे बड़ा पैरामीटर है एटीओ। एटीओ ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर अभी चल रहा है क्या फाइनेंशियल ईयर 24-25, 23-24, तो हम किस साल का देखेंगे, 22-23 का। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि बिजनेस रिसिपिएंट, ठीक है। एग्रीगेट टर्न ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल रिसिपिएंट is less than 10, 20, 40 lakh। बस फॉर टाइम भी याद रखो 10, 20 and 40 lakhs। अच्छे सिखा देता हूँ। लाख, 20 लाख एंड 40 लाख। अगर आपका टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 10 है, मोर देन इक्वल टू 20 है, मोर देन इक्वल टू 40, मतलब कहा आपका अगर एटीओ, लिखना मत खाली समझने के लिए, फिर आगे लिखाऊंगा। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख और 20 लाख से ज्यादा है, 40 लाख या 40 लाख से ज्यादा है, तो रूल सेक्शन अंडर सेक्शन 22
आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा। आई बात समझ? अगर आपका टर्नओवर 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है, 40 लाख या 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। तो अब आपके मन में 10-20 क्यों? तो 10 लाख के लिए एकदम सिंपल सा सिखा देता हूं। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। एमएमटी तो तुमको याद ही रहता है, मेक माई ट्रिप, खाली ऐड कर दे नागालैंड। तो एम फॉर मणिपुर, एम फॉर मिजोरम, एम फॉर टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर नागालैंड। अगर आप यहां पे धंधा करते हो, 10 लाख और 10 लाख के ऊपर होगा तब रजिस्ट्रेशन कराना है। बीच में क्या हो गया? मूसा भाई, मूसा भाई मेरे पीटी के टीचर का नाम है। पीटी के टीचर कौन है? मूसा भाई। पी फॉर पुडुचेरी, टी फॉर तेलंगाना, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड, एन फॉर मेघालय। मूसा भाई पीटी के टीचर। और रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया में 40 लाख के ऊपर है अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो। ओके, ये समझ गए? रूल कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख और 10 लाख के ऊपर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा जीएसटी में। तो कब, कहां पे 10 लाख? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। ठीक है, 20 लाख और 20 लाख के ऊपर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहां पे? मेरे पीटी के टीचर, पीटी के टीचर मूसा भाई, पीटी के टीचर मूसा भाई, पीटी के टीचर मूसा भाई। बाकी सब जगह 40 लाख है। ये याद हुआ? 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा उनसे रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, जीएसटी मैंडेटरी है। कहां पे? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। और 20 लाख और 20 लाख के ऊपर मूसा भाई पीटी के टीचर, मूसा भाई पीटी के टीचर। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर केवल गुड्स की सर्विस सप्लाई करते हो तो 40 लाख और 40 लाख से कम, और अगर सर्विस करते हो तो फिर 20 लाख। वो बाद में बता दूंगा, उम्मीद करता हूं। तो ये लाइन के लिए मुझे ये पढ़ा बताना पड़ा, और कोई बात नहीं है। तो ये क्या बोला? एटीओ ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का एटीओ लेस देन 10 लाख, यानी कि जो बिजनेस एंटिटी है, अगर वो मूसा भाई मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में तो 10 लाख के नीचे है उसका रेंज उसका। और अगर मूसा भाई पीटी के टीचर है तो 20 लाख के नीचे है, बाकी 40 लाख के नीचे है। यानी कि वो नॉट, इसका मतलब सीधा सीधा बोलूं, नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि पिछली साल का टर्नओवर के चक्कर में नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो इस बार क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। बोलो, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा मेरे तो। अब बताओ, ये अब उल्टा बोलो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना बेटा त्रिवेदी जी, क्या बोलेंगे? त्रिवेदी बोले, सर अगर मान लीजिए पिछले साल बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा है, तो बिजनेस एंटिटी इज लाइबल टू पे जीएसटी आरसीएम, कोई टेंशन की बात ही नहीं। और बोलो, बोलो रे बोलो मेरे दोस्त, बोलो, बोलो रे बोलो मेरे दोस्त, बोलो। क्या बोलो? तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे बोली ग्रेटर देन आना चाहिए ना। हाँ, मुझे ग्रेटर देन, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या वहां पे?
भावना में बैके लिख दे भाई, भावना में बैके लिख दे। मोर देन 10, मोर देन 20, टच करते ही रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो अगर बिजनेस, इसका मतलब है अगर बिजनेस एंटिटी, अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है तो फिर क्या आएगा, आरसीएम है। अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है तो क्या आएगा, आरसीएम, क्योंकि उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया 10 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर चलो, यानी कि अगर उसका टर्नओवर मोर देन 10, चलो अच्छा हुआ बोल दिया, तो मोर देन 10, मोर देन 20 और मोर देन 40 है, इसको हम बोल सकते हैं लेस देन इक्वल, बोलने के लिए, तो टच होते ही फिर रजिस्ट्रेशन तो आई है, ठीक है। तब उस केस में आरसी, चलो झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। ये कौन है भैया, सर जी, ये है सीनियर एडवोकेट। ये कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, ये कौन है, तुम भी कर लेते, ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा मेरे दोस्त मेरे भाई। आजा दोस्त, कल तुम्हारा विसर्जन है, ठीक है। मुझे ये लेस देन इक्वल टू लिखना चाहिए, ये वर्ड बता देना चाहिए मुझे, तो कंफ्यूजन बाद में कंफ्यूजन हो जाए। लेसन, रेसिपिएंट इज लेसन, अब ठीक है, शंकर, अब ठीक है, अब ठीक है। तो देखो, काला कोट सीनियर एडवोकेट किसको सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एंटिटी को, एग्जाम एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहा है। हाँ, सारी कहानी खत्म हो गई। देखो आरसीए, यही सीखने लायक है, पूरे के पूरे घटनाक्रम में सीखने लायक पॉइंट यही है। काला कोट किसको सर्विस दे रहा, काले कोट को, आरसीएम आएगा प्रोवाइडेड एटीओ ऑफ preceding financial year is more than 10 लाख या 20, हो गई बात खत्म, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। देखो, अगर सीनियर एडवोकेट जो क्या करता, बार काउंसिल उनको डेनेट, जैसे कपिल सिब्बल है, अरुण जेटली थे, मनु सिंघवी, ये लोग क्या ना सीनियर एडवोकेट है। तो सीनियर एडवोकेट अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विस देती है या फिर लोकल अथॉरिटी को कोई सर्विस देती है, गवर्नमेंट एंटिटी को देती है, तो जीएसटी एग्जम्प्ट। अगर यही सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को सर्विस देते हैं, आज कपिल सिब्बल लोग दूसरे फर्म के बिहाफ में भी जाते हैं,
अगर जिस फर्म को सर्विस दे रहे हैं उसका एटीओ पिछले साल अगर 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा है तो आरसीएम में आएगा, यानी कि काला कोट लाइबल टू पे। अगर एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जेम्प्टर, पर बिजनेस एंटिटी को दिया जिसका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख के ऊपर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तब तो टैक्सेबल होगा, नहीं तो एग्जेम्प्टर। एकदम सिंपल है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, आपने एक नहीं एक साथ दो दो बड़े सेक्शन को कवर किया है। एक को बोलते हैं एंट्री नंबर 45 सेक्शन 11, ठीक है ना। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अभी से रखो 5 स्टार, ठीक है ना। तो काला कोट अगर काले कोट को दे तो एग्जेम्प्टर, काला कोट अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को दे एग्जेम्प्टर, काला कोट अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दे, रामसाम जदू मधु विक्रम बयानी को दे तो एग्जेम्प्टर, काला कोट अगर बिजनेस एंटिटी को दे, वो बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर पिछले साल 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख के ऊपर यानी कि रजिस्टर्ड होना पड़ा उसे, तब तो जीएसटी लगेगा आरसीएम में, नहीं तो वो भी एग्जेम्प्ट है। खाली एक इंटरेस्टिंग चीज सीनियर एडवोकेट में, सीनियर एडवोकेट अगर एडवोकेट को सर्विस दे और उस एडवोकेट का एटीओ 10 लाख और 20 लाख के ऊपर था प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो आरसीएम में, नहीं तो एग्जेम्प्ट है। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। चलो तो फिर कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करो। कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लिया करो, ग्रुप में तो आप फीडबैक भी दे दिया करो कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो बाकी साइड कुछ लोग जो है इंस्पायर होके आ जाए। 1.5 घंटे हो गए, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।